तो हेलो दोस्तों, इतिहास दीपिका चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ा था कि वाटरलू के युद्ध के बाद आप देखेंगे पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर जो नेपोलियन थे उन्होंने, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, उसके क्षेत्र को वो लोग जीत चुके थे। और इस क्षेत्र को जीतने के बाद वो क्या कर रहे थे कि सबको मिला करके एक यूनिफाइड या समझिए कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा था नहीं, मतलब एक्चुअल में हो नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है कि वियना जो 1815 जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया में वियना है, तो वहाँ के वियना में इनकी संधि होती है, ट्रीटी ऑफ वियना, या फिर आप कह सकते हैं वियना सम्मेलन। या जो वियना सम्मेलन होता है उसमें आप देखेंगे कि इनसे अलग अलग प्रदेश लिए जाते हैं, सिसिली, नेपल्स, या उसकी जगह पे आप देखेंगे कि फ्रांस को पुरातन व्यवस्था की ओर वापस लाना था। इसीलिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वापस से बर्बन डायनेस्टी को स्थापित करते हैं और इसके राजा बनते हैं लुई 18। तो जब लुई 18 आते हैं तो वह चाहते हैं कि हम फ्रांस में क्या करें कि धीरे धीरे, मतलब 1815 में आते हैं तो वह चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा विकास करें, डेवलपमेंट की ओर लेके जाए। इसलिए वह 1815 टू 1848 तक चाहते हैं कि हम फ्रांस में क्या करें, संवैधानिक सुधार करें। ठीक है, तो अपना संवैधानिक सुधार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, आपको पता है। लेकिन हम अब स्टार्ट करते हैं, वो तो पृष्ठभूमि थी। अब ये देखिए, उदारवाद और राष्ट्रवाद। उदारवाद कहने का मतलब है नेपोलियन ने लोगों के अंदर नेशनलिज्म और लिबरल्स, है ना, इस दोनों की भावनाओं को क्या कर दिए थे, जागृत, मतलब नेशनलिज्म की भावना जागृत हो चुकी थी। लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कंजर्वेटिव सोच के जो लोग थे, और आपका एक देखेंगे रिएक्सिज्म, एक आपके क्या थे, रिएक्सिज्म जो थे, जिसका मतलब होता है प्रतिक्रियावाद। एक का सोच था कि नहीं, हम बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रियावाद। जबकि कंजर्वेटिव सोच के लोग थे धीरे धीरे बदलाव करेंगे, नहीं तो एकदम उसको हम जो पुरातन व्यवस्था उसको एकदम जकड़ के रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे वाटरलू के पराजय के बाद लुई 18 को फ्रांस का राजा बनाया गया था। लेकिन ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, हम इसमें संवैधानिक सुधार करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसके बाद देखेंगे कि इनकी जगह पे जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1824 में लुई 18 की, तो उनकी जगह पे एक नए राजा आते हैं जो होते हैं चार्ल्स दसम। कौन होते हैं? चार्ल्स दसम। लेकिन चार्ल्स दसम जो व्यक्ति थे वो थोड़े, समझिए कि कंजर्वेटिव सोच के थे, कंजर्वेटिव सोच के थे, रिएक्शनिज्म सोच के थे, मतलब कि नहीं, बदलाव बिल्कुल नहीं करना, जैसा है एकदम वैसा ही बना के रखना व्यवस्था को, ये करते भी हमको अपना जमीन नहीं देना है। इसी के लेकर कि वह क्या करते हैं, जो प्रिविलेज जो है ना, विशेषाधिकार, जैसे ही चार्ल्स दसम आते हैं वो क्या करते हैं, जो क्लैरिजी होती है, क्लैरिजी होते हैं और आपके जो नोबेलिटीज होते हैं उनको प्रिविलेज दिया जाता है, और जो चर्च को जो पहले शक्ति होती थी वापस से उस प्रकार की शक्ति चर्च को प्रदान कर देते हैं। और चार्ल्स क्या करते हैं 1830 में, है ना, 1830 में वापस से पोलीगेनेक जो एक प्रतिक्रियावादी थे, अब उनको वापस ये लोग क्या चाहते हैं कि नहीं, अब इनको वापस लेके आए, इनको प्रधानमंत्री बनाए। और जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनके प्रभाव से, या कहिए कि जो उनका पहले का जो सोच था चार्ल्स दसम का, उन्होंने सीधे कहता है उन्होंने 4 अध्यादेश पारित किए। पहला है कि जो पूरी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम प्रेस पर प्रतिबंध लगाएंगे, प्रेस को हम कोई भी जो है अधिकार वगैरह नहीं देंगे। अगर प्रेस को अगर हम अधिकार देते हैं तो प्रेस फिर क्या करेगा, लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे बात करेगा, लोगों के राष्ट्र भावनाओं, मतलब जो लोगों के हित हैं, लोगों का जो फंडामेंटल राइट होता है उस पर बात होगा। तो वे वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसी सोच को लेकर के उन्होंने क्या किया, सीधे आम तौर पर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, बोला कि नहीं रहेगा, न रहेगा प्रेस और न कुछ ऐसे कुछ खबर छपेंगे। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जहां भी जितने भी नेशनलिज्म होते थे, लिबरलिज्म होते थे, मतलब उदारवादी लोग होते थे, राष्ट्रवादी लोग होते थे, बैठ के अगर मीटिंग करते हैं तो वैसे सारे प्लेस पे भी क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी प्रतिनिधि जो है सभा नहीं करेगा, यानी कि नवनिर्मित सभा वगैरह अब नहीं होगा।
मतदान जो थे, जैसे आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में मतदान जो था, यानी कि हम इलेक्शन जो करवाते थे, जो वोटिंग राइट हमने दिया प्रदान किया था, वो वोटिंग राइट केवल कुलीन वर्गों के थे। मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा रहेगा उन्हीं के पास था, महिलाओं को इससे वंचित किया गया था। तो इसमें भी वैसा ही है, नोवेलिटीज क्लास को मतदान देने का अधिकार दिया, और ये सितंबर में एक नए चुनाव करवाने का वादा करते हैं कि सितंबर में जो होगा एक नया चुनाव होगा, ठीक है। जिसकी वजह से देखेंगे जनता में भारी विद्रोह होता है। जनता क्यों ना विद्रोह करे, आप जनता के अधिकार आप ले रहे हैं उनसे, आप उनको ना वोटिंग राइट दे रहे हैं, हंगर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी सिटीजन्स होगी वो विद्रोह करेगी, ठीक है। और सिटीजन जब विद्रोह कर रही थी 26 जुलाई को, तो उसका नेतृत्व जो किए थे लफायते किए थे। आपको पता होगा ये लफायते वही व्यक्ति है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी पार्टिसिपेट किए थे ये, ठीक है। और जब इनकी ये 1830 में जब ये जनता का, फ्रांस की जनता का नेतृत्व करेंगे, तो उस समय उनकी एज बहुत ज्यादा भी हो गई थी, ये वृद्ध भी थे, ठीक है। ये 3-4 दिन की लड़ाई चलती है, जिसमें क्या होता है, चार्ल्स को गद्दी से भगा दिया जाता है। इसको इतना मार मारा गया वहां की पब्लिक के द्वारा कि ये क्या करता है कि अपना गद्दी छोड़ करके चला गया। कहाँ चला गया, तो ब्रिटेन चले गए। जब ब्रिटेन चले गए तो अब तो राजगद्दी हो गया खाली, तो फिर राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो राजगद्दी पर अब बैठते हैं आपके आर्लियंस वंश के लुई फिलिप। कौन बैठे, लुई फिलिप अब जो थे आर्लियंस वंश के, वो बैठते हैं राजगद्दी पे। याद रखिएगा यही मेटरनिक है, ये नोट में आपको बता देते हैं, इसका आगे क्रांति का प्रभाव में इसका उपयोग होगा, आप इसको देखिएगा। ये कहता है कि जब जब फ्रांस को क्या होगा, फ्रांस को छींक आएगी, तो बाकी जितने भी यूरोप हैं उसको बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो 1830 की जो क्रांति हुई थी, इस 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव जो है यूरोप में पड़ेगा ही, इसके साथ साथ भारत में भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी स्लेव थे, हम लोग को भी एक अपनी कहते हैं ना इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो यहाँ भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे इसका प्रभाव हमको 1789 में भी देखने को हमको मिला था इसका, जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था तो इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट आया था। वो सोच रहा है इतना छोटा सा देश जब अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा सकता है, इक्वालिटीज के लिए विद्रोह कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं। तो उसका परिणाम खैर आगे देखते हैं। क्रांति का प्रभाव, तो देखिए क्रांति का इसका क्या प्रभाव होता है, जितने भी निरंकुशवाद होते हैं उन लोगों का क्या होगा, विरोध होगा। निरंकुशवाद का कहने का मतलब है जो जनता का भलाई नहीं सोचते हैं उनका विरोध होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक बात और इसमें इंक्लूड हो जाएगी, यूनिफिकेशन। तो किसका यूनिफिकेशन, तो इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन तेज हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि जो मेटरनिक जो था, पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, मोनार्की सिस्टम को बनाए रखने के लिए वह क्या चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था, जिसके कारणवश उसने यूरोप के 2 राज्यों को, एक जर्मनी जिसको 300 से अधिक भागों में बांटा था, और दूसरा इटली जिसको 30+ राज्यों में उसने छोटे छोटे समूहों में उसको भी बांट दिया था। अब आप देखेंगे संवैधानिक सुधार भी होने लगे थे, क्रांति का प्रभाव ये होता है। अब हम लोग इसका तो थोड़ा पृष्ठभूमि देखते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन, इससे क्या क्या प्रभावित और चीज हो रहे थे। देखिए इससे प्रभावित ये हुआ कि जो स्पेन था, सबसे पहली बात कि स्पेन आज़ाद हो गया। पुर्तगाल भी 1828 में शायद इसमें भी रिवॉल्यूशंस वगैरह हुआ था, ये भी थोड़े सेपरेट हुए इनसे। फिर आप देखेंगे कि बेल्जियम नामक शहर हुआ करता था, बेल्जियम आई मीन टू से कंट्री हुआ करते थे बेल्जियम। ये बेल्जियम में भी क्या होता है, बेल्जियम वाले लोग 1815 में इनको हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, ठीक है। और आप जब देखेंगे कि बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, तो हॉलैंड हो गए, नीदरलैंड वगैरह है, तो ये लोग इनकी शक्तियों, मतलब इनको जैसे लग रहा था कि ये कुछ कंट्री ही नहीं, एकदम हारा हुआ कंट्री की तरह इसको ट्रीट कर देते हैं ना। तो इसको लगा कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं, जिसके कारण बस आप लोग देखेंगे ये 1830 में क्या करते हैं, ब्रूसलेस बेल्जियम कहीं जगह है, वहां पे लोग विद्रोह वगैरह कर देते हैं। और विद्रोह करने के बाद आप देखेंगे कि 1831 में, कब,
1831 में आई मीन टू से ये आज़ाद 1831 में आज़ाद वगैरह हो जाते हैं और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बेल्जियम किस ईयर आज़ाद हो गया था, तो 1831 को बेल्जियम आज़ाद हो गया था और 1831 में इन्होंने यानी कि बेल्जियम ने अपना संविधान बना लिया। लेकिन याद रखिएगा कहीं आप यूनान या ग्रीस को नहीं भूल जाइएगा। तो आपको पता होगा कि ग्रीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री, है ना। इन सभी में जितना भी आप देखेंगे इसमें ग्रीस भी यानी कि यूनान भी एक बहुत अच्छा शहरों में से एक कंट्री में से एक था। यहीं पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो यूनान है किसके संदर्भ में आप देखेंगे, यूनान में देखेंगे 15वीं यानी कि 15th सेंचुरी में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था। लेकिन बाद में 18th सेंचुरी के आसपास देखेंगे कि तुर्की जो है इसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। आपसे पूछा जा सकता है कि चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन ही दे देते हैं कि बताइएगा यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो अब ये आप आंसर दीजिएगा। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। तो तुर्की बहुत कमजोर हो चुका था। जैसे ही आप देखेंगे कि तुर्की कमजोर हो रहा है तो लोगों में क्या होगा, राष्ट्रवादी भावना जागृत होगी। लोगों में क्या होगा, राष्ट्रवादी भावना जागृत होंगे। लोगों में नेशनलिज्म का भाव प्रकट होगा। लोग सोचेंगे कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अब क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो राष्ट्र के प्रति लोगों का यहाँ पे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा जैसे ही जब राष्ट्र का प्रेम बढ़ेगा, राष्ट्र के प्रति लोग जब सोचेंगे, एक मिनट, हाँ, तो राष्ट्र के प्रति भावना जागृत हुई, बहुत तेजी से बढ़ा। आप यहीं पे देखेंगे इसके बाद कि धार्मिक भावना भी प्रज्वलित होगी, जातीय एकता यहाँ पे उभरने स्टार्ट होगा। और यहाँ पे बताया था कि कोरेंस नामक एक दार्शनिक हुआ करते थे। ठीक है, कोरेंस नामक एक दार्शनिक हुआ करते थे जो लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करते थे। और इससे पहले हम आपको नेशनलिज्म पढ़ा चुके हैं। अच्छा, तो आप हम 2-4 क्वेश्चन आपके लिए है। बताइएगा नेशन किसको कहते हैं, सबसे पहले नेशन की अवधारणा किसने प्रकट की और किस साल में नेशन की अवधारणा दी थी। ठीक है, और नेशनलिज्म को भी डिफाइन करिएगा, कमेंट में बताइएगा इस सब के बारे में। डिफाइन नेशनलिज्म हो गया, नेशन की व्याख्या यानी कि डिफिनीशन कौन दिए थे, कब दिए थे। ठीक है, अब देखिए कोरेंस जो थे दार्शनिक थे, यूनान के थे, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते थे अपने राइटिंग वगैरह से या पुस्तक वगैरह से लिख के लोगों को। अब यहीं पे एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मतलब एक नेता थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन रीगास। ठीक है, ये क्या करते हैं, समाचार पत्र को बोलते हैं कि चलो बउआ समाचार पत्र तैयार हो जाओ। जितने भी समाचार पत्र थे सबको रेडी करते हैं, उसको प्रकाशन दिलवाते हैं और उसमें आर्टिकल्स वगैरह लिखवाते हैं। ठीक है, जिसके कारण आप देखेंगे कि तुर्की जो था, तुर्की किस पे कैप्चर किया हुआ था, तो याद रखिएगा तुर्की यूनान पे अपना वर्चस्व बनाया हुआ था। तो इस मतलब न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल लिख के आते थे कि तुर्की क्या करे, इसके यूनान को आज़ाद करे। ठीक है, तो जिसके कारण तुर्की पे दबाव बनता चला गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये तो हमने बताया पृष्ठभूमि क्या क्या था। लेकिन देखिए विद्रोह, अब इसका विद्रोह कहाँ से निकल के आता है वो देखिए। 1821 ईयर है। अलेक्जेंडर हिप्सलांटी नामक एक व्यक्ति जो थे, इन्होंने क्या करते हैं, मोल्डेविया है ना, मोल्डेविया में विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, और जब ये मोल्डेविया में विद्रोह करेंगे तो आप देखिए मेटरनिक चाहता था। ठीक है, मोल्डेविया में विद्रोह किए और मेटरनिक चाह रहा था कि रूस इसका क्या करे। रूस जो है मतलब रूस का जार, मतलब जार का मतलब राजा, जो रूस का जो राजा है वह क्या करे, इस युद्ध को खत्म करे, कुचल दे। इस युद्ध को मतलब इस जो भी अभी जो विद्रोह हो रहा उस विद्रोह को एकदम खत्म कर दे, दबा दे, ये चाह रहा था मेटरनिक। लेकिन आपको पता होगा जार जो था यानी कि जो रूस का जो जार हुआ करता था वह
यूनान का समर्थक था। ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन हाँ, मेटरनी का भी प्रभाव था उस पे, तो वह नहीं चाहते भी मेटरनी को क्या करना, इसको जार को क्या करना पड़ा कि उसको चलो विद्रोह करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण प्रभाव होने के कारण वह क्या करेगा, तुर्की के सुल्तान जो हुआ करते थे वह सेना की सहायता से इस विद्रोह को क्या करते हैं, कुचलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहीं पे, अब ये जो हिप्सलांटी नामक एक जो शख्स थे, अब ये रिवॉल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे, है ना, अपने ही शासन से विद्रोह करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब रिवॉल्ट फेल होगा तो इनको उठा के फेंक दिया जाएगा जेल में। तो इनको गिरफ्तार कर दिया गया अलेक्जेंडर हिप्सलांटी को। लेकिन तब भी ये लोग फिर हार नहीं मानते हैं। दूसरी बार एकदम मोरिया द्वीप में दूसरा विद्रोह होता है। ठीक है, दूसरा विद्रोह होता है मोरिया में। अब इसमें कवि से लेकर के कलाकार लेकर के सभी लोग अपने अपने राष्ट्रवादियों का समर्थन करते थे। अब बताइए, कवि अपना राष्ट्र प्रेम की भावना को कैसे जागृत करेगा, लेख लिख करके, कविताएं लिख करके, है ना। तो इससे हो रहा था। अब इसी में आप लोग देखेंगे कि एक है 1824 में लॉर्ड वायरन। कौन है? लॉर्ड वायरन क्या करते हैं, यूनानी जो थे ना, कवि थे ये। लॉर्ड वायरन क्या थे? कवि थे। यह यूनानियों की सहायता कर रहे थे, लेकिन सहायता करते करते इतना सहायता कर दे कि 1824 में इन्हीं की सहायता हो गई। ठीक है, यही चल बसे। तो इसके बाद आप देखेंगे तुर्की के उस समय सुल्तान हुआ करते थे महमूद द्वितीय। ठीक है, महमूद द्वितीय ने क्या किया, अब पूरी तरीके से ये जो विद्रोह हुआ था, ये जो आपका मोरिया द्वीप समूह पे जो विद्रोह हुआ था, उस समय के जो सुल्तान हुआ करते थे तुर्की के, उस सुल्तान का नाम हुआ करता था महमूद द्वितीय। कौन हुआ करते थे? महमूद द्वितीय। ये पूरी तरीके से इस जो युद्ध चला था उसको धार्मिक युद्ध बता दिए। धार्मिक युद्ध कह रहे हैं कि अब इस्लामी रक्षा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं सबका आवाहन करते हैं और सब लोग अपना अपना सेना से हमको मदद करें। लमसम आप समझिए कि यूनानी केंद्रों पर लमसम 1822 ईस्वी में, ठीक है, 1822 ईस्वी में लमसम 20,000 ऑलमोस्ट जो सैनिक थी उसकी हत्या कर दी जाती है। सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर बता रहे, ये थोड़ा डाटा समझ जाइए। विद्रोह देखिए, यूनान तुर्की के अंतर्गत आ रहा था। तुर्की धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में कमजोर होते जा रही थी। तुर्की कमजोर होती है, तुर्की के कमजोर होने से यूनान को फायदा हो रहा था। यूनान को फायदा किससे होगा? यूनान अपने आप को आजाद कर पाएगा। यूनान तो आजाद करना चाहेगा ही, लेकिन आप यहीं पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, मेटरनिक चाहते थे कि ये क्या करे, जो हिप्सलांटी जो नामक एक शख्स है अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, इनके विद्रोह को खत्म कर दे। खत्म हो भी गया, लेकिन दूसरा विद्रोह वापस स्टार्ट हो जाता है मोरिया द्वीप पे। तो इसके उस समय जब मोरिया द्वीप ये विद्रोह हुआ था, उस समय तुर्की के सुल्तान हुआ करते थे आपके ये क्या नाम था इनका, महमूद द्वितीय। हाँ, महमूद द्वितीय तुर्की के सुल्तान हुआ करते थे। उसको पूरे तरीके से धार्मिक रूप दे दिए, धार्मिक एंगल दे दिए। जब ये धार्मिक एंगल दिए तो पूरे विश्व के मुस्लिम समाज का आह्वान करते हैं और 20,000 यूनानी को टपका देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इनकी इस क्रूज मतलब एकदम निर्दयी तरीके से हत्या करवा दी जाती है। तो इस अत्याचार के बाद आप देखेंगे अलग अलग जगहों में यूरोप में क्या होते हैं, आंदोलन होते हैं। ठीक है, आप इस तरह का मतलब घटना कर दीजिएगा पूरे यूनान में, यूनानी 20,000 यूनानी को मारिएगा तो यूरोप तो चुप नहीं रहेगा। यूरोप में भी आंदोलन चलने लगे और इसी का परिणाम होता है कि 1826 में आप देखेंगे कि रूस हो गया। ठीक है, ब्रिटेन और रूस क्या करते हैं, यूनानी का साथ देते हैं और ठीक है, तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन और रूस। अब धीरे धीरे बहुत सारे देश भी इनके साथ आएंगे। ठीक है, अब इसमें फ्रांस भी आएगा, बाद में आएगा फ्रांस और इंग्लैंड भी आएंगे इसमें। अब देखेंगे कि जो जार होते हैं, मतलब रूस के जार निकोलस, ये खुलकर यूनानियों का समर्थन करते हैं। और यहाँ तक कि फ्रांस के जो सम्राट होते हैं चार्ल्स दसम, है ना, फ्रांस के सम्राट भी क्या करते हैं,
मदद करते हैं इनकी, है ना। इसके बाद आप देखेंगे लड़ाई वगैरह होता है। और याद रखिएगा यूनान के सॉरी तुर्की की तरफ से बस एक ही आया था मदद करने, वो था मिस्र। कौन था? मिस्र आया था मदद करने के लिए, ठीक है। बाद में रूसी सेना तुर्की को पराजित कर देती है, लेकिन एक संधि वगैरह होता है 1829 में, तुर्की के साथ संधि भी होती है। और उस संधि को हम लोग कहते हैं एड्रियानोपुल की संधि। क्या कहते हैं? एड्रियानोपुल की संधि कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि जैसे ही रूसी सेना जो है तुर्की को पराजित कर देती है 1829 में, तो उसके साथ पराजित करके एक संधि कर लेती है। 1829 में संधि होती है, उस संधि का नाम होता है एड्रियानोपुल की संधि, ठीक है। इस संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो तुर्की के जो सुल्तान होते हैं, है ना, वंशानुगत जो पद्धति चली आ रही थी, वंशानुगत और स्वशासित यूनान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। बताया कि ठीक है, यूनान जो रहेगा अब स्वयं शासन करेगा। लेकिन याद रखिएगा, यूनान इस संधि को अस्वीकार कर दिया। यूनान को डर था कि मतलब जिस प्रकार से ये तुर्की ऐसा कर रहा है, फिर वैसा रूस भी करे, तो इसलिए रूस ने बोला नहीं नहीं, ये हम इस चीज को हम नहीं मानते हैं, हमें ये अस्वीकार है। इसके बाद आप देखेंगे जब इंग्लैंड और फ्रांस जो है यूनान पर, रूसी पर, मतलब जो जैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस क्या करते हैं, रूसी प्रभाव का विरोध करते हैं, और अंत में जाकर के 1832 में एक संधि होती है। और उस संधि के अंतर्गत आप देखेंगे कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। याद रखिएगा, किसकी संधि होती है? कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। और इस संधि के माध्यम से यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यूनान राष्ट्र की स्थापना कुस्तुनतुनिया की संधि से होती है, 1832 में होती है, ठीक है। 1832, आपको ये 1882 तो नहीं लग रहा है ना? 1832 ऊपर भी लिख देता हूं कि कोई दिक्कत ना हो। 1832 में होती है कुस्तुनतुनिया की संधि। और इसके बाद वहाँ पे यूनान का जो राजा होता है, मतलब यूनान के जो शासक होते हैं वो होते हैं राजकुमार ओटो, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो बताइए, और आप एक क्वेश्चन जो है करके लिखिए, और कमेंट में भी चाहे तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। यूनान का यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में।